हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम की तैयारी? तो बेटा हम लोग एसएसटी में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इसके अलावा हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किया, पावर शेयरिंग किया। अब आपका नेक्स्ट टर्न है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी से हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस पूरी क्लास में हमको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी समझनी है, और इसके साथ साथ जितनी भी PYQs हैं 2025 बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी सेट हैं, सब में जितने भी क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाता है। वो सारे PYQs हम करने वाले हैं, और इसके साथ साथ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि PYQs और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को लैंग्वेज समझ आती कि आखिर ये जो बोर्ड वाले हैं, CBSE बोर्ड, किस तरीके की लैंग्वेज आपको पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है, सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट सब वही चलेंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी लैंग्वेज इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो हम वो सारी लैंग्वेज, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ अपनी NCERT बुक के साथ, अपने रजिस्टर के साथ, और अपनी पेंसिल, पेन, जो भी आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें लेके। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा कि आपको ये जो PDF होगी वो PDF फ्री में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो बेटा ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ये नोट्स PDF में लेते हो, इनको पढ़ते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो हम पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को ये वाले नोट्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट और समराइज्ड फॉर्म में है। ये नोट्स आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस और थ्योरी के नोट्स। तो चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखो ये जो ज्योग्राफी है ना, इस ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और जैसे रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, और इन सब से रिलेटेड हमारी कंट्री का क्या डेवलपमेंटल लेवल है, क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। रिसोर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत टाइम पढ़ रखी है, 8th क्लास में पढ़ी है। तो रिसोर्स बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके काम आती है, जो आपकी डिमांड्स को फुलफिल करती है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हम उसको रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास आपकी बुक है, ये आपकी पढ़ने की नीड को फुलफिल कर रही है, वो क्या हो गया आपके लिए रिसोर्स। तो एनीथिंग, कुछ भी चीज़ जो भी हमारे काम आ रही है, हमारी नीड सेटिस्फाई कर रही है, तो वो रिसोर्स कहलाता है। पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी छोटे बच्चों वाली थी। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो फिर आप लोगों के लिए डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड नीड्स को सेटिस्फाई तो करे, साथ में वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी रिसोर्स की डेफिनेशन कंप्लीट होगी कि जो भी आप रिसोर्स बोल रहे हो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हम उस पर टेक्नोलॉजी लगा सकें, और इकोनॉमिकली फीजिबल हो, और आपके कल्चर ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल बहुत सारा अवेलेबल है, अगर हम माइनिंग करेंगे तो हमें वो क्रूड ऑयल मिल सकता है। पर पता है, बस पता होने से कुछ थोड़ी होगा, हमें वो रिसोर्स, हमारी नीड्स फुलफिल करनी तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस रिसोर्स को निकाल सकें। तो पहला क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल। अब जैसे आपने पेट्रोलियम निकाला है, रिसोर्सेज को निकाले हैं, खर्चा जब किया था तो सपोज 5 करोड़ रुपीस लग गए,
लेकिन उससे जो रिसोर्स निकला, उस रिसोर्स से जब प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ आपको 2 करोड़ का हुआ, तो ये तो नुकसान हो गया ना, 5 करोड़ और 2 करोड़। तो मतलब आप जो भी रिसोर्सेज निकाल रहे हो वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, वो आपके बजट में भी होना चाहिए, ठीक है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है, उस चीज़ को सब एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको कल्चर नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो चीज़, वो कोई भी कमोडिटी, कोई भी थिंग रिसोर्स कहलाएगी, अदरवाइज रिसोर्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे जैसे देखो ये डायग्राम है, ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों को लिंक अप करता है। अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे, ये अलग अलग भी होंगे, तो क्या कर लोगे? इन सब में काम करने के लिए कौन चाहिए? इंसान। तो इंसान की बहुत वैल्यू है। जैसे अपन देखें मार्स है, मार्स में बहुत रिसोर्सेज है, इतने सारे प्लैनेट्स है, इतने खूब रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज को कोई कमी नहीं, लेकिन वो रिसोर्स किसी काम के हैं क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिसोर्सेज को, जो रॉ मटेरियल है, जो नेचुरल रिसोर्स है, को फिनिश्ड बनाया जा सकता है, और फिनिश्ड बना के हम उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बस आपको नाम याद रखने हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, सिर्फ नाम याद रखने हैं, डेफिनेशन नहीं है, आपके सिलेबस में से हट गई है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international, and on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve. Only names you have to learn, nothing more than this, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी याद नहीं करना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में। क्लियर? आई बात समझ में यहाँ तक? अब बेटा अपन ने रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, पर रिसोर्स की डेफिनेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करेंगे कि रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारी कंट्री में, उन सब रिसोर्सेज से कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या नुकसान हैं अगर हम उनको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स हमें पढ़ना है, सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है, हमें सर्वाइव करना है तो हमें ज़रूरी रिसोर्सेज, हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ हमें फुलफिल करनी होगी, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो, अगर हमें सपोज वाटर नहीं मिले तो क्या होगा? आप 1 दिन 2 दिन पानी बिना रह लो, उससे ज़्यादा तो रह ही नहीं सकते ना, तो बहुत ज़रूरी है। It was believed that resources are free gifts of nature, so human being use them indiscriminately. अब क्या होता है, क्योंकि हमें जो भी रिसोर्स नेचर ने दिए तो हम क्या मान लेते हैं कि ये तो फ्री में मिले, भगवान ने दिए, फ्री गिफ्ट्स है। तो अब जब भी कोई चीज़ ना फ्री में मिलती है ना, तो हम उसको ले चलो यूज़ करो, खूब यूज़ करो, फ्री तो है, पैसे थोड़ी लग रहे, हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे, बिना सोचे समझे उसका यूजेज बढ़ाते जा रहे, एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अब चलो माना कि नेचर ने हमको फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए, पर उस हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप उसको आराम से यूज़ करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे तो वो लंबा चलेगा। अगर आप चाहो कि उसको थोड़े से दिन में सारा ख़त्म कर दोगे तो फिर वो रिसोर्स आपको अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो अब जब ह्यूमन बींग्स ना, पता है बेटा, ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, हम लोगों को, इंसान इतना लालची है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है, और सेल्फिश भी है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी है। तो इस वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल, कि जब हम कुछ लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगे, तो इससे क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कम होते जा रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे सारे रिसोर्सेज।
माइनिंग ही माइनिंग होती जा रही है। इस वजह से रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अब क्या होता है कि जिनके पास है ना पैसा, वो तो खूब रिसोर्स एक्यूमुलेट कर सकता है, पैसों की कोई कमी नहीं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में क्या है कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। दो पार्ट में सोसाइटी डिवाइड हो रही है, रिच एंड पुअर, कि जो लोग रिच हैं वो हर तरीके के रिसोर्स एक्यूमुलेट कर इकट्ठे करते जा रहे हैं, और जो पुअर है उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखो कि अगर किसी के घर में गाड़ी होती है, मतलब एक अच्छा फाइनेंशियली अच्छी फैमिली है, स्टेबल फैमिली है, तो कार भी होगी, 2-2 कारें होंगी, जितने मेंबर्स है उतने 2 व्हीलर्स होंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ। और अगर कोई गरीब फैमिली है वहाँ पे एक गाड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक की ज़रूरत है तो मतलब ज़रूरत नहीं भी है तब भी वो चलाते जा रहे हैं, जहाँ पे वो पैदल भी जा सकते तो भी नई गाड़ी से जाएंगे, ठीक है, इतना पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए वहाँ उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। तो इसमें क्या है, सोसाइटी भी दो पार्ट में डिवाइड होती जा रही है, एक रिच की सोसाइटी, एक पुअर की सोसाइटी। तो सोशल गैप जो होता है ना, वो सोशल गैप हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, सोशल गैप। तो ये सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम हमारी पूरी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें सारे लोग आते हैं, जितने भी इस कंट्री में सिटीजन्स होंगे सब आएंगे। तो हम कुछ लोग डेवलप हो रहे हैं, पर बाकी मैक्सिमम पॉपुलेशन डेवलप नहीं हो रही, तो हम पूरी कंट्री का डेवलपमेंट बोल ही नहीं सकते। कंट्री डेवलप जब होगी जब पूरे यहाँ पे जितने भी सिटीजन है सब डेवलप होंगे। तो सोशल गैप क्रिएट हो रहा है, रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और जो आप मतलब अंधाधुंध यूज किया जा रहा है ना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ज़रूरत से ज़्यादा उसे यूज़ किया जा रहा है, उसे मतलब आप बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। ऐसे केस में फिर इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। अब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो क्या है, अगर अपन बात करें, किसी के पास बहुत पैसा है, आप अभी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करके रिसोर्सेज लो, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करो और खूब पैसा कमा लो, लेकिन आपने क्या किया, इतना रिसोर्स एक्सप्लॉइट किया जिसकी वजह से पोल्यूशन होने लगा, मान लो, ठीक है, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें जिंदा रहने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास पैसा तो खूब है पर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, फिर इस पैसे का क्या मतलब है, कोई काम का नहीं रहेगा ना पैसा। इसलिए पैसों के साथ साथ हमको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स को अपनी ग्रीड्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल में लेकर आना चाहिए, ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। जैसे आप सुन रहे होंगे अभी कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो अब उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि वहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल हो, लोगों को फ्रेश एयर मिले और बहुत मतलब सही लाइफ वो लोग जी सके। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं मतलब हम लोग, और हमको इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सब लोगों को काम करना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि जो कम्युनिटी में हर एक जो सिटीजन है ना, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए, ड्यूटी समझ के। ये एक मोरल ड्यूटी है जो हमको सबको समझनी चाहिए। और कंट्री में जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही दो, भले आप जैसा दे सकते हो वैसा दो। वाटर को कंजर्व करो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करो, तो जैसे भी हम कर सकते हैं ना, हम सबको करना चाहिए। ये जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो सब फेस करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट फेस नहीं करेगी, सब फेस करेंगे। तो इसलिए सल्यूशन के लिए सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है, बच्चों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो आपको भी एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एक एक प्लांट ग्रो कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं तो साल में एक बार एक प्लांट तो ग्रो कर ही सकते हो ना आप लोग, तो इतना आप लोगों को करना है। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। For a sustained quality of life and global peace, an equitable distribution of resource has become essential.
अब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमको एक बेटर लाइफ मिले, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो इम्प्रूव हो, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, तो हमको रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूटिलाइज करेंगे, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि हमारा जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है ना, उनकी डिमांड से सेटिस्फाई हो जाए, उनके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनके डिमांड्स भी सेटिस्फाई हो सके। तो हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि अपनी डिमांड्स भी फुलफिल हो और फ्यूचर जनरेशन की डिमांड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि अभी आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उस डेवलपमेंट से किसी भी तरीके से फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो, उनकी भी नीड सेटिस्फाई हो और हमारी भी नीड सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और एक और चीज़ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके क्या क्या आ जाता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। तो अगर हम देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, देखो इस तरीके से डायग्राम बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपके एनवायरमेंट और यहाँ पे आपके सोशल डेवलपमेंट। और इन तीनों रिंग्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला के ये वाला जो डेवलपमेंट होगा इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर हम हमारी कंट्री में सोशल डेवलपमेंट भी करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी करेंगे, तभी जाके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। क्योंकि आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो तो भी कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा बहुत है, सोसाइटी भी अच्छी है, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में कैसे हम हमारी बैलेंस लाइफ चलेगी, नहीं चल सकती। तो हमें इन तीनों तरीके के डेवलपमेंट करने हैं, उसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एजेंडा 21। क्या होती है बेटा, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, ये एक एनवायरनमेंट समिट हुआ था। हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड समिट हुआ था 1992 में। कहाँ पे, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई थी। हम बोल सकते सेमिनार बोल लो, मीटिंग बोल लो, समिट बोल लो, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ समिट, अर्थ समिट कब हुआ था ये, 1992 में। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, मतलब मोर देन 100 कंट्रीज के जो लीडर्स थे, जो टॉप लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, ये सब मिले और इन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किए कि हमको अब ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमारे मतलब हर कंट्री में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स हो गई। तो ओवरऑल हम बोले ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातचीत की गई और कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। उन प्रिंसिपल्स को हर कंट्री अब फॉलो करेगी और सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि कंट्रीज में से इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया जा सके। क्लियर। तो वो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जिसको और एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पे 21 प्रिंसिपल्स जो थे उनको एक हम बोल सकते हैं ना कि पूरी मीटिंग हुई, पूरा सेमिनार हुआ, सेशन हुआ, उसका कंक्लूजन निकाला गया जिसमें 21 प्रिंसिपल्स जो थे वो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे और उन प्रिंसिपल्स पे हर एक कंट्री को काम करना था और सब म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, रिसोर्स से रिलेटेड रिसोर्स का मीनिंग पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट्स अवेलेबल है, पर फिर भी हमको उनको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि आपकी मतलब हमारी जो जनरेशन है, अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है, उनकी नीड्स फुलफिल करनी है और साथ साथ में हमें फ्यूचर जनरेशन पर भी ध्यान देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि देखो एक और चीज़ होती है कि हम प्लानिंग क्यों भी कर रहे हैं, कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड देख लो कि उसमें जो भगवान ने रिसोर्सेज हमें दिए हैं ना, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्विटेबल जैसे कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर एक रिसोर्स है, वो भी उतना ही रहेगा, बाकी अदर कंट्रीज में भी उतना ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। सब जगह पे रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया में कि हरियाणा में कोई और रिसोर्स अवेलेबल होगा, राजस्थान में कुछ और अवेलेबल होगा, कहीं पे कुछ चीज़ ज़्यादा, कहीं पे कुछ चीज़ कम, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। पर लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हम पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हर इंसान को उसकी ज़रूरत का रिसोर्स मिलना चाहिए। तो जहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है तो वहाँ से हम ट्रांसफ़र करके जहाँ पे कम अवेलेबल है वहाँ पे भी तो करवा सकते हैं ना अवेलेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना रिसोर्स है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है, कैसे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या फिनिश गुड बना सकते हैं, किस तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग करने की नीड अराइज होती है। अब इसमें ना 3 स्टेप्स होते हैं कि कैसे आप रिसोर्स की प्लानिंग करोगे। सबसे पहले पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, कि हमारी कंट्री में जितना भी रिसोर्सेज का स्टॉक अवेलेबल है ना, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, कितना रिसोर्स अवेलेबल है। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स वगैरह। तो हम अलग अलग मेजर, सर्वेइंग हो गई, मैपिंग हो गई, तो डिफरेंट मेजर्स यूज़ करके हम हमारी कंट्री में कितना रिसोर्सेज, मतलब कितने रीजन्स में कितना रिसोर्स अवेलेबल है, सबसे पहले तो ये पता करेंगे। और वो रिसोर्स भी उसकी क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये सब चीज़ें एस्टिमेट की जाएंगी, आइडेंटिफाइड की जाएगी कि कहाँ पे और कितना और किस क्वालिटी का रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि आप ना इतनी मेहनत करोगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे, ह्यूमन स्किल लगाओगे, पैसा खर्च करोगे रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो पहले पता तो करो कितना है। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन रिसोर्स इतना निकला ही नहीं, तो आपका तो पैसा वेस्ट हो गया ना। तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमारा जो स्टॉक है रिसोर्स का, वो कहाँ पे कितना अवेलेबल है और किस क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पता लगा लिया, अब आप अपने उस जो आप प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्स एक्सप्लॉइट होगा क्या, नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की भी तो जरूरत है, स्किल्स भी चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूशंस भी आपको सेटअप करने पड़ेंगे, तब जाके कोई भी रिसोर्स निकलेगा, एक्सप्लॉइट होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, और उस रिसोर्स को हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अब हमारे पास सब पता चल गया, हमारे पास कितना रिसोर्स है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है, हमने उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, कहाँ पे हम कितना अवेलेबल करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब लास्ट में कि आपने मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है उसको हमारे पूरे ओवरऑल हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट प्लान बनेंगे उसके साथ मैच करना पड़ेगा। जहाँ पे भी जितने रिसोर्स की ज़रूरत होगी उतना रिसोर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग होगी, और उस रिसोर्स प्लानिंग के मेथड से कंट्री में सब लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेचर ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, पर अब हमको रिसोर्स को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से यूज करना है कि जहाँ पे रिसोर्स की डेफिशिएंसी है वहाँ पर भी रिसोर्स अवेलेबल हो सके।
तो ये रिसोर्स प्लानिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हो गए, जैसे लैंड रिसोर्स हो गए और सॉइल रिसोर्स। ये दो रिसोर्सेज अपन को इस चैप्टर में पढ़ने। लैंड इज नेचुरल रिसोर्स फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि आज जमीन है, हम लैंड की बात करते हैं, लैंड कितना ज़रूरी है। अगर लैंड नहीं होता तो हमारे घर कहाँ बनते, हमारी बिल्डिंग्स कहाँ स्टेब्लिश होती, जो भी अपन फैक्ट्रीज और ये सब बातें करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, अगर लैंड नहीं होता तो ये सब चीज़ें कैसे होती। तो लैंड बहुत ज़रूरी है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो लैंड क्या करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। लैंड नहीं होता तो हम कहाँ रहते, पता नहीं, ह्यूमन लाइफ होती नहीं होती, वेजिटेशन होती नहीं होती, वाइल्ड लाइफ होती नहीं होती, क्योंकि लैंड तो इन सब चीज़ों, लैंड पर ही तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सब भी लैंड में। लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज। अब लैंड जो है वो लिमिटेड अवेलेबल, कि अगर हम हमारी पूरी अर्थ देखें उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर ही वाटर, 3/4 वाटर से ही पूरा ऑक्यूपाई है हमारा प्लैनेट। ऐसे केस में हमारे पास लैंड वैसे ही बहुत लिमिटेड। इंडिया में आए तो इंडिया में कितना, पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% लैंड है हमारे पास इंडिया में। पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड है उसमें से ओनली 2.4%। तो हमें इतने से लैंड को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है, जिससे हमारी नीड्स सारी सेटिस्फाइड होती रहे और हम नेचर का जो बैलेंस है उस बैलेंस को भी मेंटेन करते रहे। एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट ना हो, और हमें सबकी, ह्यूमन बींग्स हो, क्योंकि लैंड सबके लिए चाहिए, फॉरेस्ट के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी चाहिए, एनिमल्स के लिए भी चाहिए। तो सबके लिए लैंड इफेक्टिवली अवेलेबल हो और इफेक्टिवली यूज। तो अब देखें 43% जो लैंड है वो प्लेन एरियाज है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये प्लेन एरियाज हो गए 43%। 30% लैंड जो है वो माउंटेन रीजन में है और 27% जो है वो प्लेट्यूज है। तो सबसे अच्छा लैंड कौन सा होता है, अगर अपन बात करें प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू? प्लेन लैंड। माउंटेन्स पे, माउंटेन की जो टोपोग्राफी है वहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम रहती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी, प्लेन एरियाज़ में, प्लेन रीजन में, क्योंकि वहाँ पे लाइफ ईजी हो सकती है, वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी, वहाँ पे आप रेलवेज देख लो, आप मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके साथ साथ फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे रहने के लिए प्रॉपर हाउसेज बन रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। तो प्लेन एरिया सबसे बेस्ट होते हैं। 30% लैंड जो है वो माउंटेन हो गया, 27% प्लेट्यू रीजन हो गया। प्लेट्यू रीजन आप लोग समझते हैं ना, प्लेट्यू रीजन मतलब जिसे टेबल लैंड भी बोला जाता है, जैसे जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, फिर प्लेन, तो ये इस टाइप का जो टेबल लैंड होता है उसे प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। तो प्लेट्यू रीजन में बहुत सारे रिजर्व जैसे मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। लैंड यूज पैटर्न, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो जब लैंड का यूज हो रहा है तो ये दो तरीके के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं लैंड यूज को। टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है। अगर हम टोपोग्राफी का देखें तो प्लेन एरिया बेस्ट होता है एज कंपेयर टू माउंटेन, एज कंपेयर टू प्लेट्यू रीजन, प्लेन एरिया। तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, अब जहाँ पे बहुत ठंड होगी वहाँ पे लोग रह पाएंगे क्या, नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ रह पाएंगे क्या, नहीं। तो एक मॉडरेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। सॉइल टाइप, जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी आपको। इसी तरीके से ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं लैंड के यूज को, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न, अब इसके अलावा हम देखें कि जब लैंड यूज पैटर्न पे मतलब लैंड यूज डेटा निकाला गया तो ओनली 93% का डेटा ही हमारे पास है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ पे बता दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन को देख लें, जो वो भी कौन सा, जो ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, पाकिस्तान और चाइना। तो यहाँ पे लैंड यूज हमारे पास डेटा नहीं है। अब हम आए लैंड डिग्रेडेशन।
अब क्या हो रहा है कि लैंड भी रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है लैंड का, तो इससे क्या है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड खराब हो रहा है। अगर हम देखें कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो जब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि कंटिन्यूस बेसिस पे लैंड को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसको बचाने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए कोई मेजर नहीं लिए जा रहे। लॉन्ग टाइम पीरियड तक कॉन्टिन्यूसली लैंड को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको कंजर्व करने से रिलेटेड कोई मेजर हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो लैंड खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, अब वो आपके यूज का नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये इन सब चीज़ों से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते जा रहे, इससे क्या हो जाता है, सॉइल लूज हो जाती है, सॉइल लूज हो जाती है तो फिर पानी आया, हवा आई, सबसे वो सॉइल बह जाती, तो जो टॉप लेयर होती है, ह्यूमस होती है, वो सब चली गई। अब क्या बचा, अब कैसा हो गया, लैंड बंजर हो गया, ठीक है, जिसमें मतलब हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से ओवर ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग हो गई, आप सॉइल को, आप लैंड को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हो कि वो लैंड ही खराब हो रहा है। तो अब इस तरीके से अगर लैंड खराब होता जाएगा तो हमारे फिर जो डिमांड्स है, हमारी जो नीड्स है, वो कैसे फुलफिल होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकें। तो क्या क्या मेजर है, एफॉरेस्टेशन, सबको पता है एफॉरेस्टेशन मतलब, बताओ आप लोग बताओ, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स अपन आगे भी पढ़ेंगे सॉइल इरोजन में। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग जो है, जितने भी कैटल्स वगैरह है वो घास खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ग्रेजिंग रहेगी तो उससे भी वही होगा, सॉइल लूज होगी तो फिर वो इरोड हो जाएगी, उससे फिर अब सॉइल में कुछ फर्टिलिटी नहीं बचेगी, तो फिर आगे कैसे प्लांट्स वगैरह ग्रो होंगे, तो ओवर ग्रेजिंग भी बेकार होती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये डेजर्ट एरिया में जब जो सैंड होती है, सैंड क्या है, वही हवाएं बहुत तेज चलती है, एक सैंड इधर से उधर एक जगह पे डिपॉजिट होती है, एक जगह से इवेपोरेट डिपॉजिट हो रही है एक जगह पे और दूसरी जगह से उड़ रही है, मतलब हट रही है, रिमूव हो रही है। तो इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों पे भी स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी। और स्टेबलाइज कब हो सकते हैं, जब हम वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करेंगे, तब जाके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड को कैसे यूज करना है, उसका वहाँ पे इंडस्ट्रीज हम डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बना सकते हैं। तो कैसे हमको उस वेस्ट लैंड को यूज करना है, क्योंकि वेस्ट लैंड पे एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता, कल्टीवेशन नहीं हो सकता, तो इन सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, और माइनिंग एक्टिविटीज पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे पास जितना भी लैंड है वो सब डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे में फिर हमारा जो सर्वाइवल है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये लैंड डिग्रेडेशन और क्या क्या कॉजेज हैं जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, एंड व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व द लैंड, वो हमने कवर किया टॉपिक। अब आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और सॉइल में आपको डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़नी है, और इस पार्ट में से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसके अलावा हम सॉइल इरोजन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इरोजन पढ़ेंगे, एंड व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व सॉइल, वो भी पढ़ेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो सब मेजर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। सॉइल इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। अब हम देखें कि हमारी कंट्री में जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप्स की अवेलेबल होती है। ये तो क्या है बेटा, ये होराइजन है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। तो अगर हम देखें सॉइल के कलर के बेसिस पे, उसकी थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर, एज, इन सब के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो सबसे पहली सॉइल कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, ये आप लोगों को सबको पता है कि एल्यूवियल सॉइल बेस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे अच्छी सॉइल होती है। या जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है।
एल्यूवियल सॉइल पूरा नॉर्दर्न प्लेन हमारे कंट्री का बना है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है? एल्यूवियल सॉइल से बना है। कहाँ पे ये मिलती है आपको? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, पर्टिकुलर इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। तो अब ये सॉइल बनी कैसे? जैसे जो हिमालयन रिवर्स है, इंदस रिवर हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, जब ये रिवर माउंटेन से ट्रेवल करके आती हैं प्लेन एरियाज में, अब जब देखो माउंटेन से इतने स्लोप से रिवर आ रही है, बहुत स्पीड में आती है, तो वो सेडिमेंट्स लेकर आती है और प्लेन एरिया में आके उनकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो सारे सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और पानी बह जाता है। तो उन डिपॉजिट्स होने की, वो जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए ना, उन्हीं से ही बनती है ये मतलब पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वैसे ही बना, और वो जो सॉइल होती है वो होती है एल्यूवियल सॉइल। क्लियर? अब ये सॉइल ना बहुत अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत बढ़िया। एल्यूवियल सॉइल में कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे भी एल्यूवियल सॉइल अवेलेबल है वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत होता है, और कल्टीवेशन होने की वजह से वो एरिया पॉपुलेटेड भी ज़्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे। इस सॉइल में पोटैश होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सिस क्रॉप। क्लियर? एल्यूवियल सॉइल हो गया। अब इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहती है, भांगर हो गई और खादर हो गई। भांगर और खादर, ये दो टाइप की। खादर सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल, सॉरी LI, ठीक है, और भांगर लेस फर्टाइल। फर्टाइल तो होती है क्योंकि है तो एल्यूवियल ही, लेकिन कम फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर। ये न्यू होती है, ये ओल्ड एल्यूवियल, हम बोल सकते हैं ये न्यू एल्यूवियल और ये ओल्ड एल्यूवियल। क्लियर? तो ये खादर और भांगर 2 टाइप की एल्यूवियल सॉइल है जो भी आपको याद रखनी है। भांगर सॉइल पुरानी होती है और खादर सॉइल हर साल बनती है। भांगर सॉइल हर साल नहीं बनती, खादर हर साल बनती है, और इसमें भांगर कम फर्टाइल होती है, खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब सेकंड हम देखें तो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको पता है जहाँ पे भी कॉटन ग्रो होती है, कॉटन जो ग्रो होती है वो ब्लैक सॉइल में, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है और रेगड़ सॉइल भी बोला जाता है। याद रखना है आपको, ब्लैक सॉइल के जो नाम है डिफरेंट नेम्स, रेगड़ सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब इस आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कि कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल रहेगी? तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलोंग द गोदावरी इन द कृष्णा वैली। ये डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटीरियल। अब ये जो बनती है, एक तो बहुत चिकनी मिट्टी होती है, तो एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटीरियल, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब ये जो सॉइल होती है ना, ये इतनी चिकनी होती है, जब मतलब जब ड्राई टाइम होता है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं इसमें, और ये इस सॉइल में वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी रहती है, तो ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। इसमें से मॉइस्चर मतलब इवेपोरेट नहीं होता इतना इजीली, उड़ता नहीं है उसमें से मॉइस्चर, वो वाटर को एब्जॉर्ब अच्छा करके रखती है। इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये मिनरल्स अवेलेबल है, मैग्नीशियम और पोटाश एंड लाइम ये मिनरल्स अवेलेबल। हम नेक्स्ट सॉइल की बात करें, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलेगी? लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट, जहाँ पे बारिश कम हो रही है, लो रेनफॉल। एरिया देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलोंग द पाइडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो इसका रेडिश कलर होता है, क्यों होता है? सिंपल सी बात देखें तो इसमें जैसे हर सॉइल में क्या है, अलग अलग मिनरल्स अवेलेबल है, तो इसमें आयरन की अवेलेबिलिटी है, इसलिए ये रेड कलर की है, और जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि आयरन ज़्यादा है ना इसमें। जैसे आपको पता होगा कि जब लोहा जो होता है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जंग लग जाएगी, रस्ट, तो इसी तरीके से रेड कलर की होती है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंस ज़्यादा है, और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आती है
तो वो येलो कलर की हो जाती है। अब नेक्स्ट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ पे, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला मौसम है वहां पे लेटराइट सॉइल अवेलेबल होती। लीचिंग, अब देखोगे आपके लेटराइट सॉइल में लीचिंग प्रोसेस एक वर्ड आएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है ना, तो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, सिंपली जो वाटर है, वाटर की वजह से सॉइल का बह जाना। ये कहाँ पे, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम, इन स्टेट्स में लेटराइट सॉइल अवेलेबल रहती है। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इससे आपको कल्टीवेशन करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एड ऑन हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है, इसमें ह्यूमस कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है, इस वजह से वो सब जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गर्मी की वजह से। इस वजह से यहाँ पे लो ह्यूमस कंटेंट रहता है, फर्टिलिटी कम रहती। तो हमें एग्रीकल्चर करना है, कल्टीवेशन करना है, तो हमें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एडिक्वेट अमाउंट में मिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पे मिलेगी, जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जैसे अपना राजस्थान में डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो एरिड सॉइल, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें भी अगर एग्रीकल्चर करना है तो प्रॉपर इरिगेशन हमें चाहिए होगा, क्योंकि ड्राई रीजन है, पानी की कमी रहती है और गर्मी इतनी है, पानी होगा तो भी वो फटाफट उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टीवेबल। इसमें भी देखो, क्योंकि वही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए ह्यूमस कंटेंट कम है, एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई, मॉइस्चर भी कम है, ह्यूमस कंटेंट भी कम है। ह्यूमस कंटेंट कम है क्योंकि ड्राई रीजन्स है, मॉइस्चर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है, तो मॉइस्चर भी कम मिलेगा। हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्ट। सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, और इस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा मिलता है। और लास्ट सॉइल हम देखें तो लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलती है, जो हिली और माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ों वाले रीजन में जो सॉइल मिलती है वो फॉरेस्ट सॉइल होती है। अब कौन से फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं बेटा, जहाँ पे मतलब जहाँ के फॉरेस्ट में कभी भी लीव शेड वाला जो टाइम होता है वो आता ही नहीं, 12 महीने ग्रीन रहते हैं, उन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। अब इनके जो फीचर्स होते हैं फॉरेस्ट सॉइल के वो अलग अलग रहते हैं उनकी लोकेशन पे। अगर माउंटेन के टॉप पे चल जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप की सॉइल मिलेगी, और बॉटम एरिया में आ जाएंगे तो बिल्कुल अलग टाइप की। तो इसलिए फीचर्स डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन, सॉइल के जो फीचर्स हैं वो उसकी लोकेशन पर बेस्ड रहते हैं। लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। तो अपर स्लोप्स देखेंगे माउंटेन्स के तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन्स सॉइल मिलेगी, और इसके अलावा लोमी और सिल्टी कहाँ मिलेगी, वैली साइड्स में मिलेगी, यानी बॉटम एरिया में मिलेगी। सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। अब अपन देखें लास्ट में सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या रहता है, पर उससे पहले देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट था रिवर टेरेस एंड एल्यूवियल फेंस। एल्यूवियल फेंस की अगर अपन बात करें, एल्यूवियल फेंस क्या होते हैं, तो एल्यूवियल फेंस सिंपली जब माउंटेन से एकदम रिवर ना बहुत स्पीड से गिरती है तो वो प्लेन एरियाज में एक पूरा क्या बना देती है, मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे एल्यूवियल फेंस बोला जाता है। इसी तरीके से रिवर टेरेसेस होते हैं, रिवर टेरेसेस स्टेप लाइक लैंड फॉर्म होते हैं। तो इन सॉइल से रिवर टेरेस इज सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल। अब नेक्स्ट देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो जो हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ा, इसमें सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोड होने का मतलब है कि सॉइल का एक जगह से रिमूव होना, बहना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब क्या है कि देखो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जहाँ से सॉइल
इरोड होगी मतलब रिमूव होगी वो इरोजन हो गया, और जहाँ पे जाकर सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी वो सॉइल फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो जब ये एक बैलेंस बना रहता है और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सॉइल इरोजन ऐसा नहीं कि हर टाइम ही बुरा होगा। लेकिन जब एक्सेसिव होने लग गया, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे उस सॉइल इरोजन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मतलब सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं और सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स देखेंगे। नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन, विंड, ग्लेशियर, वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। तो इन सब की वजह से, हवा से, ग्लेशियर से, वाटर से सॉइल इरोजन होता है। हवा से सॉइल बहती है, पानी से सॉइल बह के चली जाती है। ग्लेशियर्स जो होते हैं क्या होते हैं, बर्फ के माउंटेन एक तरीके से, या फिर बड़ी बड़ी रॉक्स हम बोल सकते हैं। तो जब वो पिघलती हैं, वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने साथ पूरा का पूरा जो लेयर होता है सॉइल का उसको भी ले जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन कैसे सॉइल इरोजन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा बेटा, सिंपली कि प्लांट्स जो हैं कट जाएंगे, तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल को बाइंड करके रखती। अब सॉइल बाइंडेड थी जब तक वहाँ पे प्लांट ग्रो था, आपने वो हटा दिया, अब वो सॉइल कैसी होगी, लूज होगी तो पानी आएगा तो पानी से रिमूव हो जाएगी, हवा से रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग से भी यही रहता है। कंस्ट्रक्शन और माइंस, कंस्ट्रक्शन एंड माइंस, माइनिंग होगी तो इतनी खुदाई होगी तो सॉइल लूज होगी तो एक जगह से दूसरी जगह इरोड हो जाएगी। तो ये सारे वेज हैं जिनसे सॉइल इरोजन होते हैं। अब सॉइल इरोजन दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो शीट इरोजन और एक क्या रहता है, गली इरोजन। गली इरोजन की बात की जाए, शीट इरोजन, तो जब सॉइल पूरा एक लैंड से पूरी की पूरी लेयर हटती है तो वो शीट इरोजन है। और गली इरोजन की बात की जाए तो लैंड पे, जैसे मान लो ये लैंड है, इसमें इतने पार्ट में सॉइल रिमूव हो गई, फिर थोड़ी और दूरी पे आओ तो इतने पार्ट से रिमूव हो गई, फिर इतने पार्ट से रिमूव हो गई, मतलब एक गड्ढे से बन गए, तो वो गली इरोजन कहलाता है। मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, और इस सॉइल इरोजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स इन द हिली एरियाज यूजिंग कॉन्टर प्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अपन बात करें स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग सिंपल, जैसे ये एक लैंड है, इस लैंड में हम क्या कर देते हैं, ये स्ट्रिप्स बना दी जाती है, ठीक है। अगर सपोज मान लो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो हो रही है, तो ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इन स्ट्रिप्स में क्या है, अगर ये खाली रहेंगी तो मिट्टी उड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी ग्रास वगैरह ग्रो कर देते हैं ताकि वो जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बाइंड कर ले और सॉइल रिमूव ना हो। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई। शेल्टर बेल्ट्स में, जैसे ये लैंड है, लैंड के चारों तरफ ट्रीज ग्रो रहेंगे, मतलब बड़े बड़े पेड़ होंगे, वो पेड़ क्या करेंगे, वो रूट्स को बाइंड करके रखेंगे और आसपास की कहीं की भी सॉइल रिमूव नहीं होने देंगे। हिली एरियाज में देखें, माउंटेन्स में टेरेस फार्मिंग और कॉन्टर प्लोइंग होती है। तो अगर हम बात करें टेरेस फार्मिंग की, तो माउंटेन को ना इस तरीके से स्टेप वाइज कंस्ट्रक्ट, मतलब स्टेप्स बना दी जाती, और हर स्टेप्स पे क्या होता है, प्लांट्स ग्रो रहते हैं, मतलब जो प्लांटेशन होता है। अब क्या होगा कि जब माउंटेन से पानी बहेगा तो एक तो पहली चीज़ कि उन्हें एकदम से स्लोप पे नहीं जाएगा, ठीक है, उन्हें एक एक स्टेप करके पानी को बहना होगा, और साथ में यहाँ पे प्लांटिंग हो रही है, तो फिर वो जो रूट्स होंगे वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो पानी बिल्कुल जो स्पीड से पहले बहता था वो नहीं बहेगा। कॉन्टर प्लोइंग की बात करें तो कॉन्टर प्लोइंग जो रहता है वो, अगर अपन जैसे ये माउंटेन है तो इस माउंटेन के चारों साइड पे कॉन्ट्रोल लाइंस बना दी जाती। ये 3D फिगर आप इमेजिन करोगे तो माउंटेन, पूरे माउंटेन पे कॉन्ट्रोल लाइंस बना दी जाती हैं, और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है या फिर हम बोले प्लांटेशन होती है। उन कॉन्ट्रोल लाइन, जब पानी अगर मान लो यहाँ माउंटेन से गिरेगा तो वो एकदम नीचे नहीं आएगा, वो इस लाइन के सहारे सहारे चारों तरफ घूम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्लांटेशन, तो वो पानी जो है, वो जितने भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं या फिर जो भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो अब पानी पहले की तरह स्पीड से नहीं बहेगा, और पानी जब स्पीड से नहीं बहेगा तो अपने साथ मिट्टी को भी नहीं बहाएगा, बहुत कम इरोजन होगा। तो ये सारे मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू सॉइल को इरोड करने से
बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन हुआ। अब इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो भी PYQs है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे चैप्टर को फिर से कवर करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से पूछे गए हैं। Two statements are given below. They are assertion and reason. Assertion है India has enormous possibility of production of solar energy. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट में आपको लगता है कि कोई गलती है क्या? नहीं, हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट बहुत है, हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। रीजन, मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द कोल्ड जोन। अब आपको क्या लग रहा है, पहली स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्या कि मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर द कोल्ड जोन? ऐसा है क्या इंडिया में? नहीं, तो ए और आर, ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी नहीं। हमारा तो एक ट्रू है, मतलब ए ट्रू है और आर फॉल्स है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट? क्या जरूरी है इसमें? फर्स्ट A B C D, तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है और इंस्टीट्यूशनल चेंज, इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, सॉइल लिख दी, आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। अब ये तो एल्यूवियल सॉइल थी। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है? सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशूज और नट्स, इनके लिए कौन सी सॉइल अच्छी है, बताओ। तो देखो ये सॉइल का टाइप से आपके MCQ क्वेश्चन बन गया। और एक क्वेश्चन का टाइप देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। Next, researcher is examining a soil type which is formed by weathering of volcanic rock and is rich in mineral. Which one of the following soil is it? Laterite soil, black soil, alluvial soil और desert soil. तो यहाँ पे क्या, weathering of volcanic rock, volcanic rock से कौन सी soil बनी है? black soil. Clear? तो ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है। Explain any two problems of global ecology arising due to the indiscriminate use of resources. तो ये जो resources का इतना indiscriminate use हो रहा है, इससे क्या क्या problems arise हो सकती है? तो हम देखें कि दो problems कौन कौन सी है। सबसे पहली ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और सेकेंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, ये एक प्रॉब्लम है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा मतलब इस पोल्यूशन की वजह से, या फिर हम बोलेंगे कि ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पॉल्यूशन हो गया, इनकी वजह से ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, होल होता जा रहा है। तो ओजोन लेयर डिप्लीट, और फिर जब उसमें होल होगा तो फिर जो हार्मफुल रेज होती हैं वो हमारी तरफ आएंगी और इससे प्रॉब्लम, बीमारियां वगैरह क्रिएट होगी। क्लियर? तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन, अब आपको जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो बेटा जब भी आप अपना एग्जाम दोगे, चाहे आप प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो आपको एकदम कूल और काम होके क्वेश्चन रीड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप इसे जल्दी जल्दी में करोगे ना तो कभी कभी आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, गलत समझ लोगे, पूछा क्या गया लिख कर के आ जाओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। तो द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर, हर अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। एंड इवेल्युएट द स्टेटमेंट। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर बिकॉज डिफरेंट नीड्स। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स हो सकते हैं, इसलिए उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, सबके लिए डेवलपमेंट अलग होगा, अमीरों के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, एक जो बहुत गरीब होता है उसके लिए एक्टिवा खरीदना ही डेवलपमेंट होगा। तो उनके इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी लिविंग कंडीशंस, जैसे कोई गांव में रहता है उसका सपना है कि वो एक कोई बहुत बड़े शहर में जाए और मॉल में जाए, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। पर जो बहुत मतलब अर्बन एरिया में रहता है तो क्या उसके लिए वो चीज़ होगी, वो तो कॉमन हो गई ना।
तो लिविंग कंडीशंस कैसी है, अर्बन पीपल में डिमांड बेटर ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, वाइल रूरल पीपल में फोकस ऑन लैंड, वाटर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आप लिविंग कंडीशंस कैसी है उसके बेस पे भी डेवलपमेंट गोल हो गया, ठीक है। सोशल पोजीशन हो गई, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑल्सो सेट डिफरेंट गोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अलग अलग क्या रहते, गोल्स रहते रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो ये आपका डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, इकोनॉमिक स्टेटस, लिविंग कंडीशन एंड सोशल पोजीशन। Why is planning necessary for judicious use of resource? Explain. और planning is the widely accepted strategy for judicious use of resource. Explain the statement. क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है समझने वाली, और फिर उसके बाद आंसर, प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स बिकॉज, क्यों जरूरी है प्लानिंग, ताकि जो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी कंट्री में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा थोड़ी कि एक जगह, मतलब जो भी एक रिसोर्स है वो सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम रीजन हैव प्लेंटी, कहीं पर तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, कहीं पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज मिलेगी, कमी मिलेगी। उस रिसोर्स को अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी शॉर्टेज है, जहाँ पे स्कार्सिटी है, डेफिशिएंसी है, वहाँ पे भी वो चीज़ अवेलेबल हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग हेल्प्स इन बैलेंस डेवलपमेंट, अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज केयरफुली टू मीट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड। और इसके साथ साथ हमें रिसोर्स के यूज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। डिस्क्राइब एनी 2 मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। आप कैसे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। सबसे इजी होता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन, खूब प्लांट ग्रो करो, उससे ही आपका लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये अपन पढ़कर आए, तो इन मेथड को यूज करके लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मतलब जो ड्राई रीजन्स में रहती है, मतलब जो डेजर्ट में रहती है। तो कौन कौन से हो गए 2 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल, दे आर सैंडी इन टेक्सचर, राजस्थान में मिलेगी तो रेगिस्तानी मिट्टी मतलब रेत ही मिलेगी, सैंडी इन टेक्सचर, रेड टू ब्राउन इन कलर एंड जनरली सेलाइन इन नेचर। दीज आर द 2 फीचर्स। दे लैक ह्यूमस, ह्यूमस कम रहता है, मॉइस्चर कम रहता है क्योंकि ये ड्राई रीजन्स में अवेलेबल होती है। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल के फीचर, दे आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन। फॉरेस्ट सॉइल है तो माउंटेन्स में मिलेगी, और इनके जो फीचर्स होते हैं वो इनके लोकेशन पे बेस्ड होते हैं। अपर स्लोप्स पे सॉइल की क्वालिटी अलग रहेगी, जो बॉटम स्लोप्स हैं या वैली साइड्स है, वैली साइड्स पे अलग तरीके की रहेगी। तो ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं फॉरेस्ट सॉइल के। An equitable distribution of resource has become essential for sustained quality of human life. Explain the statement. क्या क्वेश्चन पूछा, An equitable distribution of resource has become essential, कि अगर हम चाहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग की सस्टेन्ड लाइफ हो, या फिर हम बोले उसकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे रिसोर्सेज उसको मिले, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो सब लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि नेचर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रिसोर्सेज अवेलेबल है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स इज इसेंशियल बिकॉज इफ रिसोर्सेज आर यूज ओनली बाय फ्यू इंडिविजुअल और कंट्रीज, तो अगर हम रिसोर्सेज को, जैसे जो भी हैं अपने पास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, उसमें से भी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जो लोग रिच हैं वही उसको एक्यूमुलेट करके बैठ जाएंगे, तो बाकियों को कैसे मिलेंगे। तो अगर कुछ इंडिविजुअली कुछ कंट्रीज उनको एक्यूमुलेट कर लेंगी तो बाकी तो प्रॉब्लम फेस करेंगे ना। तो इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर एंड कॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे हमारी सोसाइटी में डिवीजन आएगा, सोशल गैप क्रिएट होंगे। फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्स इंश्योर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमको क्या करना है, अगर हम सबकी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमको रिसोर्स शेयरिंग इक्वल करनी पड़ेगी। जिसको जितनी ज़रूरत है उतना रिसोर्स अवेलेबल करवाना पड़ेगा।
डिस्क्राइब टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्यूवियल सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेटर हो सकता है, वो पॉपुलेटेड भी ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर है। 2 टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स अवेलेबल है। पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है वो किससे बना है, इस एल्यूवियल सॉइल से बना। तो आप कोई से भी 2 फीचर एल्यूवियल सॉइल में से लिख सकते हो। मेन फीचर्स, अब ये पूरा देखो, पहले जब क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स में, फिर उसके बाद एल्यूवियल सॉइल सेम 5 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आया। मेन फीचर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट कि एल्यूवियल सॉइल जो है वो पूरा जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन रीजन है वहां पे एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन, राजस्थान, गुजरात एंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कंपोजिशन देखें अपन एल्यूवियल सॉइल की, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन वेरिंग प्रोपोर्शन। कोर्स पार्टिकल्स आर फाउंड नियर रिवर वैलीज व्हाइल फाइन पार्टिकल आर फाउंड इन द प्लेन एरियाज। तो रिवर वैलीज में देखा जाए तो कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल प्लेन एरियाज में अवेलेबल। क्लासिफिकेशन बाय एज, एज के बेसिस पे 2 तरीके की एल्यूवियल सॉइल होती है, एक बांगर सॉइल होती है, एक खादर सॉइल होती है। जो बांगर सॉइल होती है वो ओल्ड एल्यूवियम होती है और खादर न्यू एल्यूवियम। बांगर हैज मोर कंकर नोड्यूल्स एंड लेस फर्टाइल, कि बांगर सॉइल में कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे और वो फर्टाइल भी कम होती है। खादर फाइन सॉइल है और वो फर्टाइल भी ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी, इट इज़ वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल अगर हम बाकी अदर सॉइल से कंपैरिजन करें तो वो फर्टाइल ज़्यादा रहती है। मिनरल, पोटैश, phosphoric acid, lime which make it stable for crops like sugarcane, paddy, wheat and pulse. कल्टिवेशन एंड पॉपुलेशन, ज़्यादा इसका मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से एग्रीकल्चर ज़्यादा रहता है और जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी। डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ लेटराइट सॉइल, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल। इट डेवलप्स इन एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कि लेटराइट सॉइल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी डेवलप हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल में भी डेवलप हो जाएगी, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स लीडिंग टू इंटेंस लीचिंग। ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी ज़्यादा है और इसके साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब बारिश ज़्यादा होने की वजह से सॉइल का बहना। इट इज जनरली एसिडिक, न्यूट्रिएंट पुअर एंड प्रोन टू इरोजन। प्रोन टू इरोजन क्यों है, क्योंकि बारिश ज़्यादा है, ठीक है। प्रोन टू इरोजन क्यों है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो इरोड होती है। एसिडिक है, न्यूट्रिएंट पुअर, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी आपको कम मिलेंगे क्योंकि इसमें फर्टिलिटी भी कम रहती है, और हम देखें ह्यूमस भी है इसमें, वो कम रहती है। कौन सी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैशूज हो गया। वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, अब हमने पूरा रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है। नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स इन इंडिया आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमारी कंट्री में देखा जाए जो रिसोर्सेज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। सम स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल, कि जैसे ये स्टेट्स है यहाँ पे खूब रिसोर्सेज है। राजस्थान में सोलर एनर्जी आपको मिल सकती है, मतलब यहाँ पे सनरेज खूब है, एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हर स्टेट्स में कुछ रिसोर्स ज़्यादा होंगे, कुछ रिसोर्स कम होंगे, तो हम चाहते हैं सब जगह प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि सब जगह पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि कहाँ पे कितना रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितनी क्वालिटी में, कितनी मतलब क्या क्वालिटी है रिसोर्स की, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है उसको, जो भी हमने प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इवॉल्व करेंगे, और उसमें उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, हमें इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो भी हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स थे उसको हम नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ मैच करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग होती है।
तो यहीं पे बेटा हम लोगों ने हमारा जो सारे क्वेश्चंस थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के वो सारे कंप्लीट करे, जो PYQs आपके इस चैप्टर से हैं, जिसमें आपको देखो बेटा अगर अपन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए देखें तो इस चैप्टर से हमारे लिए एजेंडा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने इस चैप्टर की थ्योरी वो सब पढ़ ली है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।